नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रोहित तुलसी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल मैंने बहुत सारी बातें की। कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया, बहुत सारे रीजंस रहे उसका। तो अब लगातार चलेगा, शायद ही कोई दिन अटके, अन्यथा बराबर क्लासेस मिलेगा आपको। आज जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें कृषि का वाणिज्यीकरण है, व्यापार है, उद्योग है, उद्योगपतियों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या कृषि पर प्रभाव पड़ा, क्या सिस्टम रहा उस समय का। तो कृषि वगैरह को लेकर आज चर्चा होगी। जो मैंने पीछे प्लासी, बक्सर, मराठा, मैसूर और बहुत सारा मैंने चर्चा की, उन पर सिख, वर्मा, ये सब युद्ध जो पढ़ाए, जो बार पढ़े आपने अपने पर ध्यान दिया होगा कि मैंने बहुत कुछ कराया जो कि आपके लायक है शायद। तो वो सबको आप करते रहे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाइए, वीडियो देखिए बराबर, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा सा सोच ला सकूं। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, हम कंटेंट के साथ समझौता नहीं करते। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा कंटेंट जो है, आप समझ रहे हैं कि किस लेवल तक का है, वो आप डिपेंड करता है कि आप किस जगह उसको यूज करते हैं। बस इतना है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। आज जो मैंने बात करनी है कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, इसमें व्यापार, उद्योग, कृषि, इन सब पर चर्चा हम करेंगे। तो ये जो है, इस पे आप थोड़ा ध्यान देना है कि ये क्या है और उस समय का क्या रहा, क्या सिस्टम रहा। इन सभी चर्चाओं पर चर्चा हम करेंगे ताकि आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। हमारे साथ नोट करेंगे, चीज़ों को मैं नोट कराऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो बोर्ड पर कराऊंगा, कुछ चीज़ें मैं बोलूंगा ताकि आप कॉपी पे लेके बैठें और नोट करें। सुन रहे हैं तो सुन लें, दोबारा नोट कर लें। एक एक बात लिखनी है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से चाहे प्री हो, क्वेश्चन उठता है। कई बार क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं पालनी है, ध्यान देंगे। मैं जो बताऊंगा वो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे उसमें, ठीक है। चर्चा जो मैं कर रहा हूँ ये शायद ही कोई करता हो। जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आपको थोड़ा ध्यान देना है चीज़ों पर, कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, या आप इस पर चर्चा करनी है। कृषि का वाणिज्यीकरण, सामान्यतः कृषि का वाणिज्यीकरण से आशय है कि बाजार या मुनाफे को ध्यान में रखकर किया गया सौदा। क्या रखकर किया गया सौदा है कृषि। बाजार जो कि मुनाफे पर रखा गया सौदा या जो बाजार है कृषि, जो मैं बता रहा हूं कि बाजार या मुनाफे को ध्यान में रखकर की गई कृषि। आजकल चल रहा है, ये क्या है, पहले क्या था, तो वही है कि मुनाफे को ध्यान में रखकर जो कृषि की जाती है वो क्या है, कृषि वाणिज्यीकरण। विशिष्ट अर्थों में कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ पूंजीवादी कृषि से है। क्या है कि विशिष्ट अर्थों में कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या है, पूंजीवादी से है। पूंजीवादी कृषि, पूंजीवादी कृषि से है। क्या है, पूंजीवादी कृषि से है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर कृषि से संबंधित विभिन्न बाजारों का विकास कृषि का आधुनिकीकरण कहलाता है। क्या होता है कि कृषि को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय बाजारों को ध्यान में रखते हुए कृषि की जाती है, जो इसे क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कृषि कहलाती है। ये क्या हुआ, आपने समझा होगा कि जो ये कृषि है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, क्या राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर, कौन कौन सा बाजार, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर कृषि से संबंधित विभिन्न बाजारों का जो विकास है, विभिन्न क्या होता है, कृषि में विभिन्न बाजारों का विकास, कृषि का आधुनिकीकरण इत्यादि। ये सब आपने समझा कि कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या है, पूंजीवाद से खासकर इसने बताया है। तो कारण क्या था, क्यों कारण, यानी भू राजस्व की नगद में वसूली, भू राजस्व की नगद में वसूली, मेट्रोपोलिस यानी महादेश की आवश्यकताओं देखकर कृषि, यानी कपास, नील क्या होता था,
कि मेट्रोपोलिस यानी मातृ देश की आवश्यकताओं को देखकर कृषि, मातृ देश को ध्यान में रखकर कृषि, ठीक है, नील है, कपास है, ये जो कृषि है मातृ देश को ध्यान में रखकर की गई कृषि है। इंडिगो यानी चाय, कॉफी इत्यादि। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी वाणिज्य को, फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारत में 1861 से 64 कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई। कब? 1861 और 64 में भारत में क्या हुआ? कपास की वृद्धि हुई। रीजन क्या था? अमेरिका में गृह युद्ध, अमेरिका में गृह युद्ध। आपने ध्यान दिया, ये आपको समझना है कि अमेरिका में गृह युद्ध क्या हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध से भारत में 1861 से 64 कपास के उत्पादन वृद्धि हुई। दूसरा क्या था? 19वीं सदी में यूरोप में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, फलतः भारत में से खाद्यान्न का निर्यात किया गया। क्या हुआ कि यूरोप में क्या हुआ? 19वीं सदी में जनसंख्या वृद्धि होती है। 19वीं सदी में यूरोप में जनसंख्या वृद्धि हुई, फिर क्या हुआ कि भारत में जो अनाज था उसका निर्यात किया गया यूरोप में। समझ रहे हैं आप? परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तनों ने भी वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को गतिशील किया, गति प्रदान की। जैसे भारत में रेलवे के आगमन के पश्चात वाणिज्यिक फसलों के निर्यात में वृद्धि देखी गई। मैं जो बोल रहा हूँ आप थोड़ा नोट करें, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा आप नोट करें, बहुत जरूरी है कि 1869 में सुएज नहर खुलने के पश्चात भी वाणिज्यीकरण कब हुआ? 1869 में सुएज नहर के खुलने से वाणिज्यीकरण बढ़ा। क्या हुआ कि 1869 में सुएज नहर के खुलने से वाणिज्यीकरण का निर्यात या फसलों का, वाणिज्यिक फसलों का निर्यात बढ़ा। वाणिज्यीकरण बढ़ा या निर्यात? फसलों का निर्यात बढ़ा। क्या बढ़ा? निर्यात। फसलों का निर्यात बढ़ा। क्यों? क्योंकि सुएज नहर का जो 1869 है इस समय खुला। परिणाम क्या हुए? परिणाम आप लिखेंगे कि वाणिज्यीकरण के अर्थ, कारण मैंने बताया। अब आप सुनेंगे परिणाम जो कि आपको लिखना है। परिणाम ध्यान से लिखेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ परिणाम। वाणिज्यीकरण के कारण रैयतवारी, महलवारी क्षेत्रों के अपेक्षाकृत बड़े किसानों को लाभ हुआ। क्या हुआ कि इस समय परिणाम क्या हुए? बड़े किसानों को लाभ हुआ। लिखा दूं कि परिणाम बड़े किसानों को लाभ, बड़े किसानों को लाभ हुआ। यह आपने ध्यान दिया, बड़े किसानों को क्या हुआ? लाभ हुआ। तो चाय एवं कॉफी जैसे पेय पदार्थों कृषि भारत में प्रारंभ क्या हुआ? इसी समय चाय प्लस कॉफी जैसे पेय पदार्थों का उत्पादन होना स्टार्ट हो गया। कहाँ? भारत में शुरुआत हुआ। परिवहन के साधनों का विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के साधनों का विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ध्यान में रखकर कृषि शुरुआत इत्यादि। क्या हुआ कि भारतीय व विदेशी बाजारों को ध्यान में रखकर के कृषि की गई। ठीक है। अब इसके कुछ नकारात्मक, ये तो जो कुछ थे परिणाम थे, ये क्या थे? सकारात्मक थे। अब नेगेटिव देखेंगे कि नेगेटिव क्या था कि भारत में वाणिज्यीकरण स्वाभाविक प्रक्रिया न होकर एक थोपी गई प्रक्रिया थी। क्या था? वाणिज्यीकरण भारत में एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे थोपा गया था। ये था नुकसान। जैसा कि वाणिज्यीकरण के कारणों से ये स्पष्ट है कि
ब्रिटिश आवश्यकताओं से वाणिज्यिकरण प्रेरित था। ब्रिटिश आवश्यकताओं से क्या था? वाणिज्यिकरण प्रेरित था। क्या था? कि ब्रिटिश आवश्यकताओं से वाणिज्यिकरण प्रेरित था। ये आपने ध्यान से सुना। जहां तक कृषि में बदलाव का प्रश्न है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कृषि की आधुनिकीकरण की दिशा में अपवाद स्वरूप ही कदम उठाए गए। क्या हुआ? कि अपवाद स्वरूप ही कदम उठाए गए। न तो उन्नत बीजों का प्रयोग, ना ही आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। सिंचाई की सुविधा भी विलंब से उपलब्ध कराई गई और ये भी क्षेत्रों, कुछ ही क्षेत्रों में क्या हुआ कि उन्नत बीज भी नहीं मिले, पानी यानी सिंचाई भी समय से नहीं, पानी भी समय से नहीं, और जहां मिला वहां कुछ ही क्षेत्रों में मिला। थोड़ा बहुत मिला भी, वो कुछ ही क्षेत्रों में। और क्या हुआ कि एक तो बीज नहीं मिला, जुताई नहीं हो पाई ठीक से, सब कुछ लेट लपेट होता रहा। तो ये कुछ रीजंस रहे जो आपने देखे। वास्तव में कृषि क्षेत्र में मुनाफा भूमि दोहन एवं किसानों के शोषण पर था। क्या था? किसानों का शोषण ही किया जा रहा था। ये चीज आपने देख ली, ठीक है। वाणिज्यीकरण से किसानों की दशा खराब हुई और ये किसानों की गरीबी की मुख्य धारा बनी। क्या हुआ? वाणिज्यीकरण से क्या हुआ? ये भी नुकसान है। वाणिज्यीकरण से नुकसान हुआ और गरीबी का कारण भी बना। गरीबी का कारण भी बना कौन? वाणिज्यीकरण, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार का संबंध प्रायोगिक किसानों से नहीं था। क्या था? प्रारंभिक किसानों से नहीं था। इससे संबंधित अधिकांशता लाभ भारतीय व्यापारियों एवं महाजनों एवं ब्रिटिश जमींदारों को हुआ। किसको हुआ? भारतीय व्यापारियों एवं महाजनों और ब्रिटिश व्यापारियों को हुआ। वाणिज्यीकरण से व्यापार की प्रगति प्रभावित हुई। भारत को कच्चे मालों को निर्यात के तौर पर जाना जाने लगा। व्यापक स्तर पर कच्चे मालों के निर्यात के कारण भारतीय उद्योगों का ही नुकसान हुआ। क्या हुआ? कच्चे माल जब निर्यात हुआ तो भारतीय उद्योगों का नुकसान हुआ। इससे कच्चे मालों की लागत बढ़ी और ब्रिटिश उत्पादों की प्रतिष्ठा में कठिनाई हुई। क्या हुआ? ब्रिटिश उत्पादों के प्रतिष्ठा में नुकसान हुआ और कठिनाई हुई। वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया का एक दुखद पहलू ये भी था कि अकाल के दिनों में भी खाद्य फसलों का उत्पादन जारी रहा और लाखों की संख्या में लोग मारे गए। क्या हुआ कि लाखों की संख्या में लोग भी मारे गए जब हमारे यहाँ पे अकाल पड़ा। कुल मिलाकर वाणिज्यीकरण ने भारतीय कृषि का उपनिवेशीकरण किया। क्या किया? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। और क्या किया? भारतीय कृषि का उपनिवेशीकरण किया। उपनिवेशीकरण किया। ये आपने ध्यान दिया। कुछ नुकसान और कुछ फायदे भी लिखे होंगे। और भारत से धन निकासी का महत्वपूर्ण माध्यम बना। ये चीज आपने ध्यान से सुनी। कुछ हम बात कर रहे हैं वो आप सुनेंगे। जैसे ब्रिटिश नीतियों के कारण ही कृषि उत्पादकता गिरावट 20वीं सदी के पूर्वार्ध में लगभग 14% गिरावट देखी गई। क्या? 20वीं सदी के पूर्वार्ध यानी शुरुआत में ही 14%, कितना? 14% की वृद्धि यानी जो गिरावट देखी गई। क्या देखा गया? गिरावट किसमें? कृषि में। सरकार ने कृषि के विकास के लिए अपवाद स्वरूप ही शुरू किया। उन्नत बीज, अजय उर्वरक, कृषि में मशीनों का उपयोग, अनुसंधान इत्यादि। ये क्या था? अपवाद स्वरूप था। यानी उन्नत बीज, मशीनें
ये सब क्या था, ये अपवाद स्वरूप था, कहीं कहीं हल्का हल्का। अपेक्षा की गई कि हालांकि रैयतवाड़ी महालवाड़ी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा सिंचाई के विकास के लिए सीमित स्तर पर प्रयास किया गया, सीमित स्तर पर प्रयास किया गया। जमींदारों, महाजनों इत्यादि के लिए द्वारा भी कृषि के विकास में रुचि नहीं ली गई। क्या, महाजनों और जमींदारों के द्वारा भी कृषि में कुछ खास नहीं लिया गया। किसानों के पास अधिशेष का अभाव, भूमि को छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाना, क्या था कि किसानों की जो भूमि थी छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाना इत्यादि कारक भी कृषि के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार थे। मतलब कृषि जो बड़े बड़े टुकड़ों थी वो क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी गई। ये मैंने बात की कृषि की। अब मैं बात करूंगा उद्योग। उद्योग क्या थे, कैसे उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्या सकारात्मक पहलू रहे, क्या नकारात्मक रहे, वो हम बात करेंगे। ये आपने नोट किया होगा, आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। जो मैं बोलता हूँ आप ध्यान से सुनते भी रहें और नोट भी करते रहें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डेट कुछ है वो याद रखें, बाकी सुने और समझें। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि सेकेंड पार्ट में कोई इशू ना हो। ये आप ध्यान से सुन लें और ध्यान से ही सुने, क्योंकि अगर इधर उधर ध्यान देंगे तो शायद कंफ्यूजन हो सकती है। उद्योग क्या हुआ, उद्योग बात करेंगे। उद्योग, उद्योग, ठीक है, उद्योग बात करेंगे। 18वीं सदी के उद्योग की प्रगति क्या थी। 18वीं सदी के उद्योग की प्रगति, 18वीं सदी में उद्योग की प्रगति है, डालोगे 18वीं सदी में उद्योग की प्रगति। बात करेंगे शहरी और 18वीं सदी में उद्योग की प्रगति। प्रगति क्या था, दो पार्ट बांटेंगे, शहरी ग्रामीण। ग्रामीण और शहरी। शहरी में क्या रहा, कपड़ा उद्योग, विलासिता उद्योग। कौन कौन से, कपड़ा उद्योग, विलासिता उद्योग। क्या आपने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया, कपड़ा उद्योग और विलासिता उद्योग। दूसरा क्या था, हथियार आभूषण, हथियार आभूषण क्या था, ये हथियार आभूषण, चमड़े का उद्योग, चमड़े का उद्योग प्लस कागज भी। कागज, ये कहाँ के उद्योग थे, ये सब, ये कहाँ के उद्योग थे, सब शहर के थे, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान दी। क्या होता था, उत्पादन क्या होता था, उत्पादन कैसे होता था यहाँ पे, एक तो हाथ से, क्या था, हाथ से उत्पादन, हाथ से उत्पादन। कारीगरी, हाथ से उत्पादन, कारीगरी की भूमिका क्या था, कारीगरी की भूमिका भी बहुत ज्यादा थी इस टाइम पे। राजकीय कारखानों के उत्पादन क्या था, कि राजकीय कारखानों में उत्पादन, ये आपने ध्यान दिया, राजकीय कारखानों में उत्पादन। खरीदार शासन वर्ग जो था, देशी विदेशी व्यापारी, शहरी जनता। कौन था, खरीदता, उत्पादन तो था, हाथ से करते थे, लेकिन खरीदता कौन था, खरीदती थी शासन वर्ग। जो खरीदार थे, खरीद कौन खरीदता था,
शासन वर्ग, जमींदार। कौन कौन? शासन वर्ग, जमींदार, देसी विदेशी व्यापारी, देसी विदेशी व्यापारी, और कौन? शहरी जनता भी, जो थोड़ा मजबूत थी। ठीक है। गांव में क्या था? लकड़ी, चमड़ा। आपने समझा? लकड़ी, चमड़ा, सूती वस्त्र थे, बर्तन था, आभूषण था, कपड़ा उद्योग। खरीदना क्या था? खरीदना स्थायी था, स्थानीय कला थी, वहां पे खरीदार कोई खास थे नहीं, ये सिचुएशन थी। कपड़ा उद्योग था, आभूषण था, बर्तन थे। क्या था? कपड़ा, आभूषण, बर्तन। खरीदारी स्थायी थे, तो वहां पे लोग जो लोग रहते थे वही इसको जो खरीदारी करते थे। अब क्या बात करेंगे, ये थोड़ा आपने ध्यान दे नोट करना है और छोटा छोटा लिख लेना है, परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रामीण प्रगति ये थी, लकड़ी, चमड़ा, कपड़ा, आभूषण, बर्तन आदि। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कपड़ा उद्योग, व्यापार, हथियार, आभूषण, चमड़े का, कागज का व्यापार होता था। ब्रिटिश काल में उद्योगों के पतन के कारण क्या थे, इन पर हम चर्चा करेंगे। 1757 17 1943 तक क्या रीजंस रहे, ये आपने थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ से थोड़ा लिखेंगे, कॉपी पे निकाल लें और लिखें कि 1757 से 1947 तक जो रीजंस रहे पतन होने के कारण, उद्योग पतन क्यों हुआ, ये आप लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक शक्ति के तौर पर उदय, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका राजनीतिक शक्ति के तौर पर उदय हुआ। दूसरा क्या था? ईस्ट इंडिया के द्वारा बुनकर या कारीगरी का अत्यंत दोहन। क्या था? अत्यंत दोहन या अत्याचार। किस पर? भारतीय कारीगरों और बुनकर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अत्याचार या दोहन किया गया। तीसरा, कच्चे माल पर एकाधिकार, कच्चे माल पर एकाधिकार किया, यानी वे खुद ही निर्यात बेचते थे, खुद ही लेते थे, आप लोग भी कर रहे थे, ध्यान दिया होगा। उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई, मुक्त व्यापार की नीति, एक तरफा व्यापार, कच्चे माल का निर्यात, ये सब इनका काम क्या था? अंग्रेजों का था। अत्याचार बहुत किया कारीगरों पर, कच्चे माल का निर्यात किया, ये सब चीजें इन पर लेते रहे। अंतर्देशीय सीमा शुल्क भी इन्होंने लगाया, अंतरराष्ट्रीय जो अंतर्देशीय सीमा शुल्क था वो भी लगाया। प्राथमिकता के आधार पर ब्रिटिश उत्पादों को लिया और रेलवे की भूमिका भी इसमें खास बहुत रही। क्या हुआ कि रेलवे की भूमिका भी बहुत रही। ये 5-6 टॉपिक थे जो मैंने लिखा है। अब इनके अंदर कुछ चीजें हम समझेंगे कि राजनीतिक शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे उभरी। क्या था? इसको हम हटाएंगे और फिर देखेंगे कि राजनीतिक शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे उभरती है। क्या था? पहले देखेंगे कि ब्रिटिश काल में उद्योग का पतन, नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक रूप में उभरना, शक्ति, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना। इस पर देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये राजनीतिक शक्ति के रूप में कैसे उभरी। ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के समय भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ, विशेषकर उन उद्योगों में जो जिनके खरीदार मुख्यतः शासक वर्ग था। क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय होने से ही भारतीय व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, भारतीय उद्योगों को बहुत नुकसान हुआ, विशेषकर उन उद्योगों को जिनको खरीदार मुख्यतः शासक वर्ग था, जैसे विलासिता संबंधी उद्योग, हथियार उद्योग इत्यादि।
ये प्रथा प्रक्रिया कमोबेश 1856 तक जारी रही। क्या रहा? जो प्रक्रिया थी 1856 तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। आपने ध्यान दिया कि 1856 तक प्रक्रिया जारी रहती है। फिर होता है दूसरा, मैंने रीजन को भी लिखाया था आपको, बुनकरों या कारीगरों पर अत्याचार। ये समझेंगे कि बुनकरों व कारीगरों पर अत्याचार कैसे हुआ। क्या रहा कि राजनीतिक शक्ति के तौर पर उदय के साथ कंपनी के फायदे के लिए बुनकरों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। कंपनी के फायदे के लिए क्या किया गया कि जो बुनकर थे उनको तरह तरह के अत्याचार किए गए, जैसे कम कीमत पर उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य करना। क्या किया गया? कम कीमत पर उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य करना, कम मजदूरी पर बुनकरों को कार्य कराना, प्रतिद्वंदियों से यहाँ कार्य करने से रोकना। मतलब जो उनके अदर लोग थे, फ्रांसीसी थे, उनसे उनके यहाँ पे काम करने के लिए रोकथाम लगाना, जबरदस्ती काम कराना, कम कीमत देना, तो वगैरह इनको उन्होंने काम, यही अत्याचार था। फिर मैंने बात की, एक और लिखाया था कि कच्चे माल पर एकाधिकार। कच्चे माल पर एकाधिकार भी रहा। क्या रहा? कच्चे माल पर एकाधिकार। कच्चे माल पर कंपनी के द्वारा एकाधिकार स्थापित किए जाने से भी भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ। कच्चे माल पर एकाधिकार होने से भी भारतीय जो उद्योग थे उनको नुकसान हुआ। कंपनी ने कच्चे माल पर अनावश्यक करों को आरोपित किया, इससे लागत बढ़ी तथा उत्पादों के कीमतों में वृद्धि हुई अगला क्या होता है कि बहुत सारे रीजंस रहे जिसमें ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय क्या था कि ब्रिटिश औद्योगिकरण क्रांति भी हुई, यानी ब्रिटिश औद्योगिकरण की जो क्रांति हुई उस पर चर्चा। क्या था उस समय, क्या हुआ कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय उद्योगों को व्यापक नुकसान हुआ और ब्रिटेन की प्राथमिकता भी उपनिवेशियों को बाजार तथा कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित करना। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत में आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण किया गया। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करना तथा 1813 से मुक्त व्यापार की नीति को लागू करना। क्या 1813 से मुक्त व्यापार की नीति को लागू करना। मुक्त व्यापार की नीति क्या थी, आपने ध्यान से सुनेंगे कि मुक्त व्यापार की नीति, आप लोग समझेंगे कि मुक्त व्यापार नीति क्या थी। इस नीति के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम सीमा शुल्क व सीमा शुल्क के बिना ब्रिटिश उत्पादों को भारत में निर्यात की अनुमति दी गई। क्या हुआ कि विदाउट सीमा शुल्क ब्रिटिश को भारत में निर्यात करने की अनुमति दी गई। मशीनी उत्पादों की न केवल गुणवत्ता बेहतर थी बल्कि कीमतें भी कम थी तथा भारतीय उत्पाद प्रतियोगिता में पिछड़ गए। मतलब क्या था कि इन्होंने यहाँ से कच्चा माल लिया और ब्रिटेन में जाकर मशीनों से चीज़ों को बनाया, जैसे कि हाथ से बनाया गया और मशीन से बनाया गया, बहुत फर्क था। तो क्वालिटी में भी थोड़ा अच्छा दिखता था लेकिन उसकी कीमत भी कम थी। इससे क्या हुआ, भारतीय जो थे वो पिछड़ गए, जो भारतीय उत्पाद थे वो क्या थे, पिछड़ गए। समझ रहे हैं। एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति जो थी, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति। ब्रिटिश वस्तुओं को बिना किसी बाधा के भारतीय बाजार में
प्रवेश की अनुमति दी गई। क्या दिया गया? प्रवेश की अनुमति दी गई। वही भारतीय उत्पादों पर ब्रिटेन में सीमा शुल्क लगाया गया। क्या किया गया कि ब्रिटिश जो उत्पाद था भारतीय बाजार में बिना किसी कर के मौका दिया गया, जबकि भारतीय वस्तुओं पर ब्रिटेन में क्या लगाया गया? कर आरोपित किया गया, वह भी ऊंची दरों पर। इससे भारतीय उत्पादों को ब्रिटिश बाजारों से वंचित होना पड़ा। अब भारतीय वस्तुएं ब्रिटिश बाजार में नहीं बिक पाती थी क्योंकि इतना ज्यादा कर लगा देते तो वस्तु महंगी हो जाती थी। ठीक है, आपने समझा? थोड़ा यहां से हटाते हैं, ध्यान देंगे, लिखते रहेंगे साथ में, नहीं तो फिर होगे लिख नहीं पाया है। कच्चे माल का निर्यात। कच्चे माल का निर्यात आपने ध्यान दिया। ब्रिटिश जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर कच्चे माल का भी निर्यात किया जाने लगा, जैसे कपास, नील, कच्चे रेशम इत्यादि। निर्यात के कारण, किसके कारण? निर्यात के कारण कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई तथा उत्पादों की लागत भी बढ़ी। अंतर्देशीय सीमा शुल्क भी लगाया गया। अंतर्देशीय सीमा शुल्क भी लगाया गया। ब्रिटिश सरकारों ने राजनीतिक प्रभावों का दुरुपयोग करते हुए अंतर्देशीय सीमा शुल्क की नीति के द्वारा भी भारतीय उद्योगों को नुकसान कराया। ब्रिटिश भारतीय सरकार के द्वारा प्राथमिक के आधार पर कुछ उत्पादों की बाजारों में खरीद की गई, जैसे हथियार, कागज इत्यादि। इतना ही नहीं, बहुत सारे जहाजों का प्राथमिकता दी गई। अब एक मेन पॉइंट है कि रेलवे की क्या भूमिका रही, इस पर हम बात करेंगे कि रेलवे की भूमिका। 1850 के पश्चात भारतीय उद्योगों के पतन में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। क्या देखा गया? 1850 के बाद रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। किसमें? भारतीय बाजारों को खत्म करने में या उद्योगों को खत्म करने में। रेलवे के आगमन के पश्चात ग्रामीण उद्योगों को नुकसान हुआ। इससे बाजार कम का तो विस्तार हुआ ही, कच्चे मालों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी। 1757 में 1813 मध्य भारतीय उद्योगों को नुकसान तो हुआ, फिर भी कंपनी के द्वारा भारतीय वस्तुओं का निर्यात जारी रहा, क्योंकि कंपनी की आय यह मुख्यतः स्रोत था। क्या था कि ये कर क्यों लगा रही थी? कंपनी का एक मुख्य आय का स्रोत था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान हुआ। क्या हुआ? हालांकि 1850 तक मुख्यतः शहरी उद्योगों को नुकसान हुआ और रेलवे के आगमन के पश्चात ग्रामीण उद्योगों को ब्रिटिश विस्तार के साथ देश के सभी हिस्सेदारों में एकाएक भारतीय उद्योगों को नुकसान नहीं हुआ। यहां तक मैंने कृषि और उद्योगों पर चर्चा की, आपने ध्यान से सुना और चीजों को समझा। बाकी अगर कोई समस्या होती है आप मुझे बता देंगे। और कल मैं जो चर्चा करूंगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कृषि, उद्योग, परिवहन, रोजगार, व्यापार, इन सब पर चर्चा हम करेंगे। कल जो चर्चा होगी वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे कृषि
कैसे कैसे उद्योग पर बुरे प्रभाव पड़े और परिवहन वगैरह वगैरह, जो रोजगार, व्यापार, इन सब को लेकर जो समस्या हुई वो हम कल चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुने और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जितने भी एस्पिरेंट हैं बिल्कुल कहीं ना पढ़ें, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुने। हिस्ट्री खासकर मॉडर्न कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर कंटेंट ये किसी एक बुक का कंटेंट नहीं, कई सारी बुकों का कंटेंट उठाया गया है, कई सारी कोचिंग का कंटेंट उठाया गया है। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को एक बेहतर समझ के साथ पढ़िए और समझिए, आपको बेहतर समझ आएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। मैं वादा करता हूँ आपने ये वीडियो देख ली और चीज़ों को समझ लिया, इससे बेहतर कुछ और नहीं होगा। बस आप अच्छे से करते रहें, मेहनत करते रहें। आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये वादा है मेरा। बस आप यूं ही मेहनत करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट देते रहिए और मैं धीरे धीरे करके वो चीज़ आपके अंदर डेवलप कर दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बस आपको समझना है कि चीज़ें क्या हैं, ये क्या है, रेलवे भूमिका क्या है। तो ये सब आपको समझने पर डिपेंड करता है कि आप समझते कितना है। बस आप कंसंट्रेट होके साथ रहें। जब मैं पढ़ाऊँ या मैं बोलूँ तो आप लोग ध्यान से सुने, ताकि एक भी वर्ड इधर से उधर मिस ना हो। नहीं तो एक वर्ड आपको खामियाजा लाइफ भर भुगतने पड़ सकता है। तो आप एकदम ध्यान से, ध्यान मग्न होकर सुने, एकदम मस्ती के साथ सुने, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छा करेंगे।